नमस्कार दोस्तों, हम लोग आज इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। इतिहास इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास के जनक को हेरोडोटस कहा जाता है। इतिहास के जनक को हेरोडोटस कहा जाता है। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और एक आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम पढ़ना है। आधुनिक इतिहास में क्या पढ़ना है? आधुनिक इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम पढ़ना है। प्राचीन इतिहास में मानव उत्पत्ति एवं विकास पढ़ना है। मध्यकालीन इतिहास में अरब, यूनान और मुगल काल पढ़ना है। आधुनिक इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम पढ़ना है। स्वतंत्रता संग्राम और धार्मिक आंदोलन। सबसे पहले हम लोग अब इसमें पढ़ने जाएंगे पुर्तगाल इसमें भारत में कब आते हैं, डच कब आते हैं, अंग्रेज कब आते हैं, तो इसके बारे में हम लोग अब आगे पढ़ेंगे। पुर्तगाल 1498 ईस्वी में भारत आया। पुर्तगाल 1498 ईस्वी में भारत आया। पुर्तगाल 1498। उसके बाद डच 1595 ईस्वी में भारत आया। 1595 ईस्वी में भारत आया। डच के बाद अंग्रेज आए। अंग्रेज सबसे पहले 1600 ईस्वी में भारत आए। कौन आया? टॉमस रो। सबसे पहले टॉमस रो आया था। किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में आया था। जहांगीर के शासनकाल में अंग्रेज 1600 ईस्वी में टॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में आया था। उसके बाद फ्रेंच आए। उसके बाद कौन आया? फ्रेंच कब आते हैं? तो फिर 1664 ईस्वी में फ्रेंच आते हैं। 1750 ईस्वी में बंगाल का नवाब अलीवर्दी खां था। 1750 ईस्वी में बंगाल का नवाब अलीवर्दी खां था। बंगाल का नवाब अलीवर्दी खां था। 1757 ईस्वी में 1750 ईस्वी में बंगाल का नवाब अलीवर्दी खां था। सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर था। सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर था। सेनापति कौन था? मीर जाफर था। सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर था। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध अंग्रेज और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध 1757 में प्लासी का युद्ध
1757 में प्लासी का युद्ध अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ। अंग्रेज और सिराजुद्दौला सिराजुद्दौला के बीच हुआ। अंग्रेज और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ, मध्य या बीच हुआ 1700, जिसमें सिराजुद्दौला के पास 20,000 सैनिक थे। सिराजुद्दौला के पास सैनिक कितने थे? सिराजुद्दौला के पास सैनिक कितने थे? 20,000। कितने सैनिक थे? 20,000। सिराजुद्दौला के पास 20,000 सैनिक थे, जबकि क्लाइव के पास 1200 सैनिक थे। जबकि क्लाइव अंग्रेजों के पास, अंग्रेजों मतलब अंग्रेज का सेनापति कौन था? क्लाइव था। क्लाइव के पास या अंग्रेजों के पास कितने थे? 1200 सैनिक थे। सैनिक कितने थे? 1200 सैनिक थे। क्लाइव के पास कितने सैनिक थे? 1200 सैनिक थे। फिर क्लाइव की फिर भी विजय कौन हुआ? विजय फिर भी क्लाइव का विजय हुआ और अंग्रेज और सिराजुद्दौला का पराजय हुआ, हार हुआ। और सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। और सिराजुद्दौला का सेनापति सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर कौन था? मीर जाफर। सिराजुद्दौला का मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। बंगाल का नवाब बना दिया गया। बंगाल का नवाब बना दिया गया। किसको बना दिया गया? तो मीर जाफर को क्या कर दिया गया? बंगाल का नवाब बना दिया गया। 1757 से 1857 के बीच 1757 से 1857 के बीच अंग्रेजों द्वारा भारत पर अत्यधिक रूप से सामाजिक, आर्थिक, मानसिक रूप से शोषण किया गया। अंग्रेजों द्वारा किसके द्वारा? तो अंग्रेजों द्वारा क्या किया गया? भारत पर अंग्रेजों द्वारा भारत पर अत्यधिक रूप से सामाजिक, आर्थिक, मानसिक रूप से शोषण किया गया। सामाजिक, आर्थिक और मानसिक रूप से शोषण किया गया। क्या किया गया? शोषण किया गया। 1757 से 1857 के बीच अंग्रेजों द्वारा भारत पर अत्यधिक रूप से सामाजिक, आर्थिक और मानसिक रूप से शोषण किया गया। 1757 से 1857 लगभग कितना वर्ष हो गया? 100 वर्ष। कितना वर्ष? तो 100 वर्ष। अंग्रेजों द्वारा कानून बनाए जाते हैं। अंग्रेजों द्वारा कानून बनाए जाते हैं। जिसके माध्यम से भारत पर शासन करते हैं। जिसके माध्यम से भारत पर शासन
करते हैं। भारत पर शासन, जिसके माध्यम से भारत पर शासन करते हैं। क्या करते हैं? शासन करते हैं। जिसके माध्यम से 1757 से 1857 लगभग 100 वर्ष अंग्रेजों द्वारा कानून बनाए जाते हैं, जिसके माध्यम से भारत पर शासन करते हैं। बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक सिराजुद्दौला था। बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक सिराजुद्दौला था। कौन था? सिराजुद्दौला था। अंतिम शासक सिराजुद्दौला। बंगाल का पहला नवाब जो अंग्रेजों के अधीन था, मीर जाफर था। बंगाल का पहला नवाब जो अंग्रेजों के अधीन कौन था? तो मीर जाफर। कौन था? मीर जाफर था। 1800 से 1856 के मध्य अंग्रेजों द्वारा भारतीयों द्वारा उत्पादित कच्चे माल को कम दाम में खरीदकर लंदन ले जाया जाता था। 1800 से 1856 ईस्वी तक 1800 से 1856 ईस्वी के मध्य 1800 से 1856 ईस्वी मध्य क्या किया जाता था? तो अंग्रेजों ने भारतीयों द्वारा उत्पादित कच्चे माल को कम दाम पर खरीदकर भारतीयों द्वारा उत्पादित कच्चे माल को भारतीयों द्वारा कम दाम में खरीदकर लंदन ले जाया जाता था। कच्चे माल को खरीद कर लंदन ले जाया जाता था। लंदन ले जाया जाता था। वहाँ से मशीन द्वारा वस्तुओं का निर्माण करके वहाँ पर क्या किया जाता? मशीन द्वारा वस्तुओं का निर्माण करके भारत में कम दाम पर बेचते थे। भारत में कम दाम पर बेचते थे। क्या करते थे? कम दाम पर बेचते थे, जिससे यहाँ के लोगों को उसके वस्त्रों का खरीदा जाता था। जिससे यहाँ के लोग खरीदते थे। यहाँ के लोग क्या करते थे? कम दाम पर खरीदते थे। कम दाम पर क्या करते थे? खरीदते थे। कम दाम पर खरीदते थे। जबकि भारत के वस्त्रों को हाथों से निर्माण करके टैक्स ज़्यादा देना पड़ता था। जबकि भारत का जो बनता था, जबकि भारत के वस्त्रों का हाथों से निर्माण करके
हाथों से निर्माण करके हाथों से निर्माण करके टैक्स ज़्यादा देना पड़ता था। टैक्स क्या करना पड़ता था? टैक्स ज़्यादा देना पड़ता था जिसे भारतीय लोग द्वारा वस्त्रों का नहीं खरीदा जाता था। भारतीयों द्वारा वस्त्रों को नहीं खरीदा जाता था। 1800 से 1856 ईस्वी के मध्य भारतीयों द्वारा उत्पादित कच्चा माल को खरीद कर लंदन ले जाया जाता था। मशीन द्वारा वस्त्रों का निर्माण करके भारत कम दाम पर बेचते थे, जिसे यहाँ के लोग कम दाम पर खरीदते, जबकि भारत के हाथों का निर्माण वस्तु पर टैक्स ज़्यादा लगा दिया जाता था, जिसे यहाँ के लोग जो होते हैं वो खरीद नहीं पाते थे। 1854 ईस्वी में डलहौजी ने राज्य हड़प नीति की शुरुआत की। 1854 ईस्वी में डलहौजी ने 1854 ईस्वी में डलहौजी ने राज्य हड़प नीति शुरुआत की। 1854 ईस्वी में डलहौजी ने राज्य हड़प नीति शुरुआत की। 1854 ईस्वी में डलहौजी ने राज्य हड़प नीति शुरुआत की। 1854 ईस्वी में डलहौजी ने राज्य हड़प नीति शुरुआत की, जिससे कोई भी भारतीय राजा जिसकी अपनी संतान नहीं थे, जिससे कोई भी भारतीय राजा जिसकी अपनी संतान नहीं थी, वह दत्तक पुत्र गोद लिया पुत्र वह दत्तक पुत्र ले नहीं सकता। वह दत्तक मतलब गोद, क्या होता है? गोद लिया गया पुत्र। दत्तक पुत्र माने गोद लिया गया पुत्र, ले नहीं सकता और उस शासक की पूरी संपत्ति किसका हो जाता था? अंग्रेजों के कंपनी के अधीन हो जाता था। संपत्ति अंग्रेजों के कंपनी के अधीन हो जाता था। कंपनी के अधीन हो जाता था। क्या हो जाता था? अंग्रेजों के कंपनी के अधीन हो जाता था। बच्चों, आज इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम आगे पढ़ाया जाएगा।